जय माता दी ऑल। और 25 अगस्त आने वाला है। धक 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 शुरू हो गई है। अरे यार, मेरे साथ भी होता था जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में था, प्रोफेशनल प्रोग्राम में था। हम सबके साथ होता था और ऐसे टाइम पे वो रिलेटिव्स का भी फोन आता है, उन रिलेटिव्स का जो बर्थडे विश नहीं करते लेकिन 25 अगस्त से पहले याद दिलवा देते हैं, अच्छा बेटा 25 अगस्त आने वाला है। और मम्मी पापा तो टेंशन में होते ही हैं, बच्चे टेंशन में है तो मम्मी पापा साथ में टेंशन में है। तो कैसी फीलिंग चल रही है आजकल। और 25 अगस्त तो आने वाला है, लेकिन जून एग्जाम में क्या किया था वो याद आ रहा है। कंपनी लॉ के एग्जाम में क्या हुआ था, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंपनी लॉ पेपर वाज लेंदी एंड तारे नजर आ गए थे। हाँ, तो सर याद मत दिलाओ सर, अब तो बस कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड कि जो होगा वो देखी जाएगी। तो 25 अगस्त आ रहा है और आगे का प्लान क्या करना है भाई, आगे का प्लान क्या करना है। दिसंबर 2023 में स्विच करना है ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस। जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं स्विच नहीं करना है, एज इट इज कंटिन्यू करना है। क्या सोच चल रही है दिमाग में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अभी जून 2023 में, या नहीं ये रिपीट अटेम्प्ट दिया था, और दिसंबर 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं या रिपीट अटेम्प्ट देने वाले हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं। और मालूम है ना कि ओल्ड सिलेबस वालों का तो दिसंबर 2023 और जून 2024, आईसीएसआई ने अभी तक तो यही बोला हुआ है कि जून 2024 विल बी द लास्ट अटेम्प्ट की एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करके निकलो, और उसके बाद दिसंबर 2024 में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस के एग्जाम नहीं होंगे, फिर तो न्यू सिलेबस में स्विच होना पड़ेगा, कंपलसरी होगा, मैंडेटरी है। बाकी आपको मुझसे जो एडवाइस चाहिए आप मांग सकते हैं, मेरा फोन नंबर आपके पास है। और हाँ, न्यू सिलेबस वाले फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। और बहुत सारी बातें आज करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आगे क्या गेम प्लान होना चाहिए, आगे के लिए गेम प्लान क्या होना चाहिए। विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। स्विच करें नहीं करें, और मालूम भी है कि क्या स्विच करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे। सर क्लैरिटी नहीं है, बस हवा हवा में चल रहा है। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं यार, स्विच करने के लिए अभी से पूछ रहे हैं। अभी 25 अगस्त आई नहीं है, और 25 अगस्त आने से पहले मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आने शुरू हो गए, सर प्लीज़ बता दो कि ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में स्विच करें नहीं करें। तो वो हर किसी का अपना अपना पर्सनल सिचुएशन है। आप भी अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहो तो यू कैन शेयर ऑन माई फोन नंबर और इन द आई से कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर भी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल फोन नंबर पर जो मैं लास्ट में भी वीडियो के दूंगा उसमें आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बोलूँ यहाँ पर, हमेशा बोलते रहे हैं और आपने शायद कभी सुना होगा कि जिससे मोहब्बत की है ना उसी से शादी कर लो यार। जिससे मोहब्बत की है उसी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर उससे शादी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जिससे शादी हुई है ना तो उससे मोहब्बत करनी शुरू कर दो। तो अब हमारे ऊपर कैसे फिट होता है जिंदगी में, अगर आप सीएस नहीं करना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया आपसे, और घूम फिर कर आप यहाँ पर आ गए हैं और सीएस कर रहे हैं, तो अब सीएस कोर्स के साथ शादी हो गई है तो मोहब्बत कर लो यार, बेरेक्ट से मोहब्बत कर लो। और मैं सबको बोलता रहता हूँ बेरेक्ट से मोहब्बत कर लो, तो ये मोहब्बत अगले 40-45 साल ना बहुत काम आएगी। और यहाँ लिखवा लो, यहाँ द कंपनीज एक्ट 2013, द मदर लॉ ऑफ सीएस प्रोफेशनल्स और सीएस कोर्स। और ये चीजें याद रखना जो आपके सामने, सक्सेस मंत्रा जो जिंदगी में सब लीजेंड्स ने फॉलो किया है, चाहे वो एमएस धोनी हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सब लोगों ने ये सक्सेस मंत्रास फॉलो किए हैं। सबसे पहले तो कुछ बड़ा सपना देखना पड़ता है, सम बिग ड्रीम। हाँ, चंद्रयान 3 सपना देखे बिना तो पहुंचा नहीं, वहां तो भेजा नहीं जा सकता ना यार। चंद्रयान 3 भेजने के लिए सबसे पहले तो बहुत बड़ा वो सपना देखना है। वो इतना बड़ा एम होना चाहिए कि यूनिवर्स में, मतलब पूरे पूरे यूनिवर्स नहीं बोलूंगा, हमारी धरती के ऊपर चौथा देश हिंदुस्तान होने जा रहा है जो लैंड करेगा मून के ऊपर। हाँ, आफ्टर अमेरिका, रशिया एंड चाइना, फोर्थ कंट्री विल बी इंडिया। तो इतना बड़ा सपना पहले देखना पड़ेगा ना। वही तो है जिसको जो वो सपना देखेगा। उसके बाद हार्ड वर्क करना है यार, बहुत दिल लगाकर हार्ड वर्क करना है उस सपने को पूरा करने के लिए। और डेली करना है, एक ऐसा नहीं कि एक दिन किया और एक दिन नहीं किया। तो हार्ड वर्क के साथ साथ वो कंसिस्टेंसी भी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए हार्ड वर्क के साथ साथ। कॉन्टिन्यूसली नॉलेज एक्वायर करनी है सारी जिंदगी, डिग्री मिलने से पहले भी, डिग्री मिलने के बाद भी। सर डिग्री तो मिलने दो यार, वो भी मिल जाएगी, लेकिन डिग्री मिलने के बाद भी जिंदगी भर नॉलेज गेन करने का सपना होना चाहिए। एंड देन आई से, और वो मेंटल एटीट्यूड सही बना होना चाहिए। एंड देन आई विल ऑलवेज डू, थिंक अबाउट दैट, मतलब ये हमेशा दिमाग में रखो, आई विल ऑलवेज डू समथिंग बियॉन्ड माई नोन कैपेबिलिटीज। जितनी मेरी नोन कैपेबिलिटीज है ना, मैं दिन में 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, उससे ज्यादा करना है। मैं दिन में 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, उससे ज्यादा करना है। मैं दिन में 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो उससे ज्यादा करना है। अपनी नोन कैपेबिलिटीज से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करनी है, और लॉन्ग टर्म में सोच के चलना है। आई विल सक्सीड इन लॉन्ग रन। आई विल, शॉर्ट टर्म में होना हो, शॉर्ट टर्म में होना हो, विल वी ऑलवेज से द फेलियर्स आर पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ सक्सेस। और फेल की तो हम बोलते हैं, जो फुल फॉर्म होती है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग यार, दैट इज हाउ इट इज। और स्कूल टाइम तक तो वो नहीं देखा था जो यहाँ सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में बहुत लोग देखते हैं। स्कूल में वो नज़ारे नहीं आए थे जो यहाँ पर आ रहे हैं। एंड देन ऑब्वियसली जो मैंने शुरू में बोला था, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव, तो बहुत ही बढ़िया है। और जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है, जब किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है तो उसमें ना फिर आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। हार्ड वर्क नहीं होता, फिर मोहब्बत होती है ना। दिन में 12 घंटे बेरेक पढ़ना है, दिन में 14 घंटे बेरेक पढ़ना है, बेरेक से मोहब्बत है ना, तो फिर वो भारी नहीं लगता, हैवी नहीं लगता। अगर बेरेक से मोहब्बत नहीं है तो भारी लगेगा। जिस चीज़ से मोहब्बत नहीं है, अगर आप वो पढ़ रहे हो, अगर आप वो काम कर रहे हो, तो ऐसा लगेगा हार्ड वर्क है। और जिस चीज़ से मोहब्बत है, अगर आप दिन में 12 घंटे वही काम कर रहे हो, तो एनर्जी लेवल और बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, एनर्जी लेवल और बढ़ रहा है। तो ये जिंदगी का एक उसूल है। एंड आई से लिव योर लाइफ विद पैशन, एंड नॉट ओनली पैशन, वो मैडनेस, वो पागलपन तो चाहिए, उसके साथ चाहिए डिटर्मिनेशन फॉर मेकिंग योर पैशन कम ट्रू। और अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को जीने के लिए आपके वो डिटर्मिनेशन चाहिए। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, और जो हाथ में आपने काम लिया वो कंप्लीट करना है। और आपके कंपेनियंस बहुत बढ़िया होने चाहिए। अच्छे दोस्त होंगे तो बढ़िया मिलकर पढ़ाई होगी, और अगर नालायक दोस्त होंगे तो सारे एक साथ फेल हो जाएंगे, सारे एक साथ ही लुढ़क जाएंगे। और अच्छे दोस्त होंगे तो सारे एक साथ भी पास हो जाएंगे, और एक कोई पहले पास हो गया तो दूसरे का हाथ पकड़कर आगे ले जाएगा। तो वेल आई से कंपेनियन अच्छा होना चाहिए जो खुद भी सही रास्ते पे चले और आपको अपने साथ सही रास्ते पे चलने के लिए इंस्पायर करता रहे, और आप कभी उसको इंस्पायर करो, वो कभी आपको इंस्पायर करे, और दोनों एक दूसरे का सहारा बनो और आगे बढ़ो। तो जिंदगी का सफर थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत आसान हो जाता है। तो
कंसिस्टेंसी, कंप्लीट योर जॉब एट हैंड एंड विद द गुड कंपेनियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 5 मंत्रास जिंदगी में उतार लो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिससे मोहब्बत की थी अगर उससे शादी नहीं हो पाई तो जिससे शादी हो गई है उसी से मोहब्बत शुरू कर दो। और मैंने कहा था मोहब्बत करो बेरेक्ट के साथ, मोहब्बत करो बेरेक्ट के साथ। और आज एक एग्जांपल दूंगा आपको, एक एग्जांपल दूंगा कि बेरेक्ट के साथ मोहब्बत का एक एग्जांपल दिखेगा तो आपको भी लगेगा वाओ वाओ मजा आ गया। तो लेकिन सबसे पहले बेरेक्ट आपके हाथ में होना चाहिए। या तो परचेज कर लो, अमेजॉन पे जाओ और अमेजॉन से परचेज कर लो, अमेजॉन की वेबसाइट से, या आपके यहाँ आसपास कोई बुक स्टोर है जहाँ पर मिलता है तो वहाँ से ले लो। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, परचेज भी नहीं करना, सिंपली फ्री डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री डाउनलोड। और वो फ्री डाउनलोड कर लो, वेल द कंपनीज एक्ट 2013 बाय एमएमजेसी, फुल्ली अपडेटेड विद रूल्स, वो ले लो और जरूर पढ़ो वहाँ से। नहीं तो तीसरी ऑप्शन है जो थोड़ा सा मुश्किल है खोलना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, टॉप मेन्यू में एक्ट एंड रूल्स में जाते हैं, वहाँ पर द कंपनीज एक्ट 2013 पे क्लिक करते हैं तो खुल जाता है। इतना कौन सा मुश्किल है, वहाँ पर भी मिल ही जाता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो वेल ये आपको वो स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया हुआ कि आपको यहाँ से भी सेक्शंस और रूल्स मिल जाएंगे और बीच में जहाँ प्रिस्क्राइब लिखा होता है उस पर क्लिक करते हैं तो वहीं से रूल पे चले जाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपके सामने है। सो आज मैं जो मैं बात कर रहा था, एग्जाम्स के रिजल्ट तो आने वाले हैं, लेकिन यार जो मैं कह रहा हूँ मोहब्बत कर लो उसका एग्जांपल सिखा रहा हूँ आपको। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था वो सेक्शन 47 का लिंक विद सेक्शन 106 और सेक्शन 50 सब सेक्शन 2, सेक्शन 43, सेक्शन 188 और सेक्शन 47 वोटिंग राइट की पहली लाइन में लॉ मेकर ने खुद लिंक बनाकर दिया है, 3 सेक्शंस के साथ दिखा रहा है। तो कभी कभी तो वो लिंक दिखाकर देता है लॉ मेकर और दिखा देता है कि सेक्शन 47 की लिंकेज 3 सेक्शंस के साथ है। चौथा वो हिडन था, 106 वो हमने देखा। आज आपको एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दे रहा हूँ हिडन कनेक्टिविटीज इन कंपनीज एक्ट का। तो इसको हम बोलेंगे आओ बेरेक्ट पढ़ना सीखें, क्योंकि जिंदगी में काम ही आएगा। और मैं बोलता हूँ ये बेरेक्ट जो है ना, ये बेरेक्ट कंपनीज एक्ट 2013 का बेरेक्ट कंपनी सेक्रेटरीज के लिए भगवान कृष्ण की वो साड़ी है जो आपका चीरहरण होने से बचाएगी। जैसे कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था ना सभा के अंदर, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में कंपनी सेक्रेटरी का चीरहरण करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे समझो कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौरव हैं और कंपनी सेक्रेटरी द्रौपदी है। तो अगर आपको ये बेरेक्ट लपेटना आता है तो ये वो साड़ी है जिसको लपेट कर आप वेल आयल से चीरहरण से बच सकते हैं। और एक चीज मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, अगर आपको बेरेक्ट पढ़ना नहीं आता, कल को आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, कहीं आपको जॉब भी मिल जाती है किसी कंपनी में, तो ऐसे सोचना कि वहां पर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे पूछ रहे होंगे ना आपसे क्वेश्चंस कंपनी लॉ को लेकर, सेक्शंस को, सब सेक्शंस को, रूल्स को लेकर, कि आपके लिए जीना मुश्किल कर देंगे। और कौन सी वाली फीलिंग होने वाली मालूम है? जैसे ऐसे समझो अगर कोई लड़का है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी कोई लड़का है, तो ऐसे समझो कि आपको लिटाया टेबल के ऊपर और पेट के बल और कपड़े वपड़े उतार दिए और आपकी पीठ के ऊपर वो जो भालू जैसे बाल है ना, रीछ जैसे बाल, उनके ऊपर वैक्स डाल दी, बहुत अच्छे से वैक्स लगा दी और उसके ऊपर स्ट्रिप्स लगाकर अब कोई डायरेक्टर, 2-3 डायरेक्टर आपके ऊपर चढ़कर बैठ गए और वो स्ट्रिप खींच रहे हैं। और जब वो खींचेंगे ना और आपके जो भालू जैसे बाल उखड़ेंगे ना जब आपकी पीठ से, तो वो जो चिल्लाने वाली जो अंदर से फीलिंग आ रही होगी ना, वैसी वाली फीलिंग आएगी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी वैक्सिंग करेंगे कंपनी सेक्रेटरी क्वेश्चन पूछ पूछ के। तो अंदर से चिल्लाने वाली फीलिंग होगी लेकिन आप चिल्ला नहीं पाओगे, मतलब इतना दर्द होगा ना, वो पेन आप झेल भी नहीं पाओगे। फिर होगा कि आंखों में आंसू हैं और हाथ में रेजिग्नेशन है और कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, मतलब वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए बोल रहा हूँ कि भाई बेरेक्ट पढ़ना सीख लो, लॉन्ग टर्म में 35 साल 40 साल यही करना है और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पढ़ाना है। तो हिडन कनेक्टिविटीज, हाँ हिडन कनेक्टिविटीज तो वापस कहाँ चल रहे हैं? ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और वहाँ चलते हैं तो डेफिनेशंस मालूम है ना, सेक्शन 2 में होती है डेफिनेशंस। तो अपने पास यहीं आ गए हम, लेफ्ट साइड पे कंपनी सेक्ट में दिख रहा है ना आपको, चैप्टर 1 चैप्टर 2 और डेफिनेशंस में आ गए। और डेफिनेशंस में आ गए तो हम जंप आउट करके जा रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 87, द डेफिनेशन ऑफ सबसी कंपनी। द डेफिनेशन ऑफ सबसी कंपनी, जिसमें लिखा है सबसी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो दूसरी कंपनी कौन सी? होल्डिंग कंपनी। और वो कैसे कंट्रोल करती है? तो वो नीचे यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन बी में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन बी में दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, कि जो होल्डिंग कंपनी होती है इट हैज द राइट टू अपॉइंट ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ द सबसी कंपनी विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ एनीबडी एल्स। तो होल्डिंग कंपनी हैज द राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव ऑल डायरेक्टर्स और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। वेल एंड देन वी से, और होल्डिंग कंपनी ये काम अपनी डिस्क्रिप्शन में कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनीवन एल्स, ऑल डायरेक्टर्स और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ सबसी कंपनी। तो ये पता होगा आप लोगों को ऑलरेडी, लिंक बताने वाला हूं मैं, तो ये तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने ऑलरेडी, डेफिनेशन ऑफ सबसी कंपनी। मैं लिंक कहां दिखाने जा रहा हूं आपको? जंप आउट कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, लेकिन उस सब में नहीं जा रहा हूं, और थोड़ा सा आगे जा रहा हूं। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, मालूम है ना आपको, रोटेशनल डायरेक्टर्स, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। अब देखो वो सेक्शन 2 क्लॉज 87 का लिंक यहाँ पर कहाँ आ रहा है? तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 में, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 में, कि अगर आर्टिकल्स चुप हैं, तो अगर आर्टिकल्स ऐसा नहीं कहते कि एजीएम में सारे डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, अगर पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा नहीं लिखा कि सारे डायरेक्टर्स हर साल एक साथ एजीएम पे रिटायर होंगे, तो उस केस में उस पब्लिक कंपनी में मिनिमम टू थर्ड और मोर देन टू थर्ड डायरेक्टर्स विल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स हु विल बी रिटायरिंग बाय रोटेशन, नॉट लेस देन टू थर्ड, एग्जैक्ट टू थर्ड और मोर देन टू थर्ड डायरेक्टर्स विल बी रिटायरिंग बाय रोटेशन। और ये टू थर्ड डायरेक्टर्स कहाँ अपॉइंट होंगे? जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब पब्लिक कंपनी में हर साल एजीएम होती है और वहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके रोटेशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। पहले वाले रिटायर होते रहेंगे और जो पहले वाले रिटायर होंगे वो रीअपॉइंट होंगे या उनकी जगह कोई और अपॉइंट होगा, जो भी है। तो रोटेशनल डायरेक्टर्स मिनिमम टू थर्ड होने चाहिए और कहाँ अपॉइंट होंगे? इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब एक चीज यहाँ पर साथ में लिखा है कि ये जो टू थर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं पब्लिक कंपनी में, ये जो टू थर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं इन द पब्लिक कंपनी, ये लिखा है कि ये टू थर्ड डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, बाय पासिंग ओआर, लेकिन साथ में लिखा है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अगर एक्ट में
कहीं और कुछ और लिखा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड इन द एक्ट, सेव एज का मतलब एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड इन द एक्ट, एक्ट में अगर कहीं कुछ और लिखा है कि रोटेशनल डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं होंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं होंगे, किसी और तरीके से अपॉइंट होंगे, तो फिर उस तरीके से अपॉइंट होंगे जिस तरीके से एक्ट में कहीं कुछ और लिखा है। अब इसका हिडन लिंक कहाँ जा रहा है? एक्ट में कहीं कुछ और लिखा है, तो भाई सेक्शन 2 क्लॉज 87 से इसको हम लिंक कर रहे हैं। अब देखो कहाँ से उठकर कहाँ जा रहे हैं, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए सब क्लॉज 2, आई रिपीट दैट, 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए सब क्लॉज 2, और उसको कनेक्ट कहाँ कर रहे हैं? एक्ट में कहीं कुछ और लिखा है, तो कहाँ लिखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 87 में लिखा है कि आपकी जो सब्सिडी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, उसमें ये बिल्कुल पॉसिबल है कि पब्लिक द होल्डिंग कंपनी इज अपॉइंटिंग ऑल डायरेक्टर्स और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडी कंपनी। तो अगर आपकी ये जो पब्लिक कंपनी है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 में, अगर ये पब्लिक कंपनी किसी और कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, और उस और कंपनी, अदर कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, उस कंपनी के पास पावर है, होल्डिंग कंपनी के पास, कि वो इस पब्लिक कंपनी में ऑल डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, तो भाई ये 2/3 डायरेक्टर्स रोटेशनल डायरेक्टर्स होल्डिंग कंपनी अपॉइंट करेगी, मतलब होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करेंगे। तो फिर उस केस में इस पब्लिक कंपनी में जनरल मीटिंग में ओआर पास नहीं होगा, और ये चीज यहां से कनेक्ट होती है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 की ओपनिंग लाइन कनेक्ट होती है सेक्शन 2 क्लॉज 87 के साथ। तो मैं क्या बता रहा था, हिडन कनेक्टिविटी में क्या होता है ना, लॉ मेकर शातिर कैसे खेलता है, सीधा सीधा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, दिस एक्ट ना लिखते, दिस एक्ट की बजाय सीधा सीधा लिख देते सेक्शन 2 क्लॉज 87, तो ओपन कनेक्टिविटी हो जाती है, हर कोई पकड़ता, इधर से उठकर वहां जाता और वहां जाकर पकड़ लेता। अब जब ओपन कनेक्टिविटी नहीं दी है तो ये हिडन कनेक्टिविटी है, वो दिस एक्ट लिखकर छोड़ दिया है, दिस एक्ट 2000 कंपनी से 2013 लिखकर छोड़ दिया है। अब बैठकर सोचो कि भाई इसका मतलब क्या है, लिंक करना कहाँ है। अगर आप लिंक करने में कामयाब हो जाते हो, क्योंकि आपने डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी कंपनी तो पढ़ी है, तो बढ़िया है। अगर आप लिंक करने में कामयाब नहीं होते तो फिर आप अच्छी क्वालिटी के कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो। लेकिन सर आप एक चीज़ बताओ, अगर हमारे टीचर्स की बुक्स में ये पॉइंट बताया नहीं है, शॉर्टकट बुक्स हैं उसमें ये पॉइंट बताया नहीं है, तो हमें सपना थोड़ा ना आएगा। तो भाई आपके टीचर्स को भी नहीं पता, और फिर आपको भी जिंदगी में कभी पता चलेगा नहीं। और जब बेरेक पहली बार खुलेगा और आपका मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे पूछेगा इसका मतलब बताओ, आप कहोगे हाय राम ऑयला, हमने तो जिंदगी में पहली बार देखा है, हमें तो मतलब पता ही नहीं है। तो फिर आप कैसे वाले कंपनी सेक्रेटरी बनोगे? मतलब डिग्री है, पेपर पास हो गया, क्योंकि आईसीएसआई एक एक फ्रेज तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, पेपर तो पास हो गया और डिग्री तो है कंपनी सेक्रेटरी की, लेकिन कंपनी लॉ पढ़ना नहीं आता सर हमको। कहने के लिए हम कंपनी सेक्रेटरी हैं, लेकिन कंपनी लॉ पढ़ना नहीं आता हमको। हमसे मत पूछो कंपनी लॉ में बेरेक में लिखा क्या है, ऐसे नालायक कंपनी सेक्रेटरी बनने का फायदा क्या है? तो मैं कहूंगा भाई, जब हम बोलते हैं कि सीएस कंपनी सेक्रेटरीज आर द नंबर 1 बेस्ट एक्सपर्ट ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया, तो कैसे? बेरेक पढ़ते हैं, रमैया पढ़ते हैं, चंद्रात्रे सर की बुक्स पढ़ते हैं, मैनुअल पढ़ते हैं कंपनी लॉ का, तो जाकर बोलते हैं कि नंबर 1 कंपनी लॉ एक्सपर्ट इन इंडिया। और एक चीज बताऊं, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में कोई नहीं पढ़ाएगा, अभी पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, प्रोफेशनल प्रोग्राम में कोई नहीं पढ़ाएगा, और ट्रेनिंग में तो पढ़ाएंगे नहीं, ट्रेनिंग में तो खाल निकाल लेंगे, पूछेंगे वहां तो भाई, और जॉब में तो फिर कहेंगे पैसे दे रहे हैं तुमको, अगर तुमको आता नहीं है तो तुम हमारे किसी काम के हो नहीं, दफा हो जाओ। जॉब से भी निकाला जाता है कंपनी सेक्रेटरीज को, प्रैक्टिकली ये भी होता है, अगर आपको कंपनी लॉ ठीक से नहीं आता। तो आप सपनों में मत रहना कि भाई हमने डिग्री ले ली तो अब तो हमारा हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है, हमको तो जॉब मिलेगी, और लोग चम्मच में ना दूध लेकर बैठे हमको पिलाने के लिए, सोने के चम्मच में। ऐसा नहीं है। वेल ऐसा नहीं है कि डिग्री मिलने के बाद जॉब मिलेगी, भाई इंटरव्यू होगा और आपको वो इंटरव्यू का लेवल समझना पड़ेगा कि आपको किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको आंसर देना पड़ेगा। लीगल इंटरप्रिटेशंस करना तो यहीं से आएगा। एंड देन आई विल से एक बार पढ़ लेते हैं जो हमने सीखा अभी। इन जनरल रोटेशनल डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनीज में सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए क्लॉज बी, इन जनरल रोटेशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बट इफ the public company is subsidiary company of another company, then the board of directors of such later company pass the board resolution to appoint the rotational directors। तो अगर हमारी पब्लिक कंपनी सब्सिडरी कंपनी है ऑफ another company में भी पब्लिक कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी, दैट another company और सेकंड कंपनी which is holding company, तो पब्लिक कंपनी सब्सिडी है ऑफ some other company, then the board of directors of such later company, ये जो सेकंड कंपनी है होल्डिंग कंपनी, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं टू अपॉइंट रोटेशनल डायरेक्टर्स इन द फर्स्ट मेंशन्ड पब्लिक कंपनी which is सब्सिडी पब्लिक कंपनी। होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके सब्सिडी कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, एंड देयर इज नो नीड ऑफ पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट पब्लिक कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स। रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए इस पब्लिक कंपनी को कोई ओआर पास नहीं करना, क्योंकि यहां पर रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं ऊपर से, होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट होते हैं। हाँ, जब रिटायर होंगे तो फिर वो 2/3 का 1/3, वो आपको मालूम है 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर्स और उसका 1/3 हर साल एजीएम पे रिटायर होता है, और 1/3 में फ्रैक्शन आ जाए तो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो को रिलेशन समझ में आया। चलो अब आ जाते हैं वापस अब यहाँ पर। सर हमारा तो जून 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, और सर अभी से डामाडोल हो गया है, क्या हम स्विच कर लें? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी लॉ के पेपर में पार्ट सी खत्म कर दिया उन्होंने ओल्ड सिलेबस से। अगर आप न्यू सिलेबस में स्विच करते हो तो न्यू सिलेबस में पार्ट सी नहीं है, वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सीएस फर्म, वो सब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बढ़िया ताबड़तोड़ चैप्टर ऐड हो गया उसकी जगह पर, तो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन आ गया जो पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं था, न्यू सिलेबस में है। डिविडेंड के चैप्टर में 30-35 पेजेस ऐड हो गए हैं न्यू सिलेबस में, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के चैप्टर में 15-20 पेज ऐड हो गए हैं, ऑडिटर के चैप्टर में 10-12 पेज ऐड हो गए हैं, मेंबरशिप के चैप्टर में 25-30 पेज ऐड हो गए हैं। तो कहने के लिए ऊपर से चैप्टर सेम दिखेगा, अंदर नंबर ऑफ पेजेस ऐड हो गए हैं। प्लस एट द सेम टाइम वो पार्ट सी जो खत्म हो गया जो आपने पढ़ा था, उसकी जगह पर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का पूरा एक नया चैप्टर
आ गया है, दैट इज देयर। और सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए उन्होंने थोड़ा सा लेंथ और ज़्यादा बढ़ा दिया, सेक्रेटेरियल ऑडिट का जो टॉपिक है उसमें और ज़्यादा लेंथ बढ़ा दिया है। एसयूबी में जो डॉर्मेंट कंपनी था वो अभी पूरा का पूरा शिफ्ट होकर, छोटा चैप्टर है लेकिन वो भी कंपनी लॉ में आ गया है। तो पता होना चाहिए भाई, चेंजेस बहुत सारे हो गए हैं। प्लस ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशंस हर चैप्टर में ऐड हो गया है। ओल्ड सिलेबस का कंपनी लॉ का मॉड्यूल, न्यू सिलेबस का कंपनी लॉ का मॉड्यूल देखने में ही बहुत अलग है एक दूसरे से। हर चैप्टर के अंदर आपको न्यू मॉड्यूल में, हर चैप्टर के अंदर आपको ड्राफ्टिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, ड्राफ्टिंग ऑफ जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन, नोटिस ऑफ मीटिंग, जनरल मीटिंग या जो भी है वो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उस चैप्टर के साथ जो रेलिवेंट ड्राफ्टिंग है वो बहुत सारी देखने के लिए मिलेगी। तो भाई इतना मतलब ऐसा नहीं कि सर हम स्विच कर लेते हैं, कंपनी लॉ ही तो है ओल्ड से न्यू में। एसयूबी के पेपर में वो सुबिल में 40 नंबर का लेबर लॉज आ गया, जो पहले 5 नंबर का होता था अभी 40 नंबर का, तो उसकी लेंथ बहुत बढ़ गई है। सुबिल में जो पार्ट सी आप, या एसयूबी में ओल्ड सिलेबस में जो पार्ट सी आपने पढ़ा था वो खत्म हो गया है। उसकी जगह पर पार्ट सी की जगह पर वही हम कह रहे हैं कि सुबिल जो है, सुबिल में इंडस्ट्रियल लॉज 40 नंबर का बहुत बड़ा हो गया है। उसके अलावा और दूसरे चैप्टर्स में भी चेंजेस हो गए हैं काफ़ी। प्लस अगर हम जेआईजीएल की बात करेंगे उसमें 5-6 नए चैप्टर ऐड हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप। सर वो तो सीए सीट में भी पढ़े थे, वो ऑब्जेक्टिव थे, अब सब्जेक्टिव हैं, बहुत सारी केस स्टडीज के साथ हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो भी ऐड हो गया है। तो जेआईजीएल का पेपर बड़ा हो गया है। एंड देन वी टॉक अबाउट टैक्स का पेपर। ओल्ड सिलेबस में जो ग्रुप 1 में था वो तो ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गया, उसकी जगह पर CAFM का पेपर आ गया। तो अगर आप स्विच करने की सोचते हैं कि 25 अगस्त के बाद हम स्विच कर लेंगे, दिसंबर 2023 देना तो भाइयों बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। और आप मतलब ऐसे लगेगा गड्ढे से निकलकर खाई में गिर गए, गड्ढे से निकले और खाई में गिरे और दिसंबर 2023 भी चला गया। तो अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं, जून 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैं तो कहूँगा ये सब सोच लेना जो बातें मैंने आप बताई हैं, और दोबारा से सुन लेना, अगर समझ में नहीं आ रही दोबारा से सुन लेना कि स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल नहीं करता। दिसंबर 2023, जून 2024, अभी ICSI 2 अटेम्प्ट और दे रहा है। आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो, उस मेहनत को खराब क्यों करें, उसको वेस्ट क्यों करें। तो भाई पढ़ लो, आप दोबारा से पढ़ लो। और नया पढ़ने के लिए बैठोगे तो ऐसा ना हो आंखों से आंसू टपक रहे हो और जो नया वाला है वो अंदर भी ना जा रहा हो। पुराना वाला जो आपने पढ़ रखा है, कम से कम आपको मालूम तो है कि आपने क्या पढ़ रखा है। अब आपको सिर्फ पुराने वाले में क्या काम करना है, जहां आपकी कमियां हैं, जहां आपकी गलतियां हैं, जहां आपकी मिस्टेक्स हैं, उनको आपने दूर करना है। जहां आपने शॉर्टकट मारे हुए उनसे आपको लड़ना है और आपको सही रास्ते पे चलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो और अभी तक अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे थे और या तो खुद अपनी मर्जी से शॉर्टकट्स पे चल रहे थे, या टीचर्स ने आपको बहकाया था और टीचर्स के बहकावे में शॉर्टकट्स में चल रहे थे, तो अब आपको शॉर्टकट वाला रास्ता छोड़कर आपको ICSI मॉड्यूल पढ़ना है, आपको बेरेक पढ़ना है। तो मतलब वेल आपको तैयारियां फिर सही मतलब करनी तो वही ओल्ड सिलेबस में है, लेकिन सही रास्ते पे करनी है। अगर आप दोबारा ओल्ड सिलेबस में रहते हुए दोबारा सेम मिस्टेक कर रहे हो, तो मैं कहूँगा फिर तो आप बेवकूफ़ हो, फिर तो आप नालायक हो, मतलब सिंपल सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा इन दैट केस। और आपको मालूम है कि एक बार शॉर्टकट पे चलकर गड्ढे में गिर चुके हैं, दोबारा शॉर्टकट में चल रहे हैं, दोबारा सेम गड्ढे में गिर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। तो अल से अपनी कमियों को पहचानो, उन कमियों को दूर करो। और अगर आप ऑलरेडी रिपीट अटेम्प्ट दे रहे थे जून 2023 में, तो मैं कहूँगा आप ऑलरेडी 2-2 एक्सपीरियंस ले चुके हो। जून 2023 में ऑलरेडी कंपनी लॉ का पेपर आपने देख लिया, क्या लेवल कहाँ गया था, केस स्टडीज बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे। अगर अभी भी आप वैसी तैयारी नहीं कर रहे हो दिसंबर 2023 के लिए, तो गड़बड़ है। तो कंपनी लॉ का पेपर वाज, क्वेश्चन पेपर वाज आई ओपनर फॉर मेनी पीपल। और जून 2023 एग्जाम चलते हुए बीच में मेरे पास बहुत मैं कहूँगा सैकड़ों बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे, सर क्या पेपर आया, सर क्या पेपर आया, क्या कंपनी लॉ की इतनी बातें चल रही थी कि सर कंपनी लॉ का पेपर क्या पेपर आया। अब पेपर अगर 1 लेवल 2 लेवल और ऊपर आ गया उससे, तो फिर ये मत कहना कि सर ये क्या हो गया। ICSI अपने मॉड्यूल से पूछ रहा है, उसके ICSI का हक है अपने मॉड्यूल से पूछने का, और आपकी ड्यूटी है ICSI मॉड्यूल पढ़ना। अगर आप शॉर्टकट नहीं चल रहे हो तो गड़बड़ है। सर वो जो यूट्यूब पे शॉर्टकट वाली रिवीजन सीरीज चल रही है, वो आपने देख लिया, दैट इज पासपोर्ट ऑफ फेलियर। मैंने जब कंपनी लॉ पढ़ाया तो आज से यूट्यूब के ऊपर आई टॉट ऑलमोस्ट 70 आवर्स। कई लोग तो कहते हैं सर 70 घंटे तो आपने रिवीजन करवा दी, उधर हमारे टीचर ने तो 100 घंटे में 120 घंटे में पूरा कंपनी लॉ फुल कोर्स में खत्म किया है, और 70 घंटे में आपने तो डिटेल्ड रिवीजन बाल की खाल करवा दी। और मैं कहता हूँ यार मेरा टोटल कंपनी लॉ 300 घंटे है, ओल्ड सिलेबस 300 आवर्स। तो अगर उसमें से मैंने 70 घंटे करवाया, तो मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा मैंने 230 घंटे करवाए ही नहीं, मैंने तो बहुत कुछ ऐसा है जो करवाया नहीं, तो मैं क्या करूँ, मतलब सब कुछ तो यूट्यूब पे नहीं हो सकता। लेकिन फुल रिवीजन करोगे तो मैं कहूँगा एग्जाम के लिए फुल तैयारी है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी है और आप कहोगे हम आधा सामान नीचे छोड़कर जाते हैं और गैस मास्क हम लेकर नहीं जाएंगे और वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं जाएंगे, और ऊपर जाकर ऑक्सीजन नहीं है हमारी हालत खराब हो रही है, ऐसे थोड़ा ना चलेगा यार। माउंट एवरेस्ट चढ़नी है तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो कंधे पे डालकर जाना पड़ेगा, और साथ में अपने इक्विपमेंट्स और रोप्स और सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा, और कंपेनियन भी बढ़िया वाला होना चाहिए साथ में, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए तैयार हो। शॉर्टकट वाले कंपेनियन बीच रास्ते में खुद भी लुढ़क जाएंगे, तुम्हें अपने साथ नीचे खींचेंगे और कि भाई पीछे ही आ जा, तो ऐसे वाले कंपेनियन नहीं चाहिए। तो याद रख लेना फिर उस केस में कि रिपीट अटेम्प्ट है तो एक और रिपीट नहीं होना चाहिए। दिसंबर 2023 मिशन मतलब दिसंबर 2023 निकालना है। और जिनका पहला पहला अटेम्प्ट ही है सर, ओल्ड सिलेबस पहला पहला अटेम्प्ट है और वो दिसंबर में ही देने वाले हैं। अभी पहले एग्जाम फॉर सम रीजन दिया नहीं, पहले फॉर सम रीजन जून 2023 में देना था एग्जाम, लेकिन जून 2023 में एग्जाम दिया ही नहीं। हम स्विच कर लें क्या सर? तो आपको जो अभी बातें मैंने बताई है ना सारी, वो बातें आप भी जज कर लेना अपने आप को, अपनी सिचुएशन को जज कर लेना कि आपको स्विच करना चाहिए या आपको स्विच नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब मैं तो यार ओवरऑल गाइडेंस दूंगा ना इन जनरल सबके लिए। आपको अपने एंगल से देखना कि आप स्विच करने वाली पोजीशन में हो। अब एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मेरी ओल्ड सिलेबस में जून 2023 में एग्जाम देना था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन 0/0 है, तो मैं तो ओल्ड में हूँ या न्यू में हूँ, मेरे लिए तो सब बराबर है सर। मैंने तो पढ़ाई अब शुरू करनी है 25 अगस्त के बाद। पहले तो मैं कहूँगा बेवकूफ, जून एग्जाम तो चलो छोड़ा, तो 10 जून के बाद एग्जाम खत्म होने के बाद 11 जून 12 जून 15 जून के बाद तू कर क्या रहा था भाई? और 15 जून से लेकर 25 अगस्त तक तू मतलब क्या इंतजार कर रहा है? तेरा तो रिजल्ट भी नहीं आ रहा, तूने तो जून में एग्जाम भी नहीं दिए, 25 अगस्त को रिजल्ट तो तेरे दोस्तों का आ रहा है, और तू इंतजार किस बात की कर रहा था कि मैं स्विच होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं 25 अगस्त को सोचूंगा। बड़ा अजीब आदमी यार, मतलब ऐसे व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं।
अभी 25 अगस्त से पहले। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार मतलब अभी तक 11 जून से लेकर या 15 जून से लेकर 15 अगस्त निकल गई, या ऑलमोस्ट 23 अगस्त हो गई, 24 अगस्त हो गई, आप कर क्या रहे हो? मतलब कहाँ हो आप? कहाँ अभी तक कहाँ थे आप? वेलकम टू द अर्थ फ्रॉम, अभी चंद्रयान 3 ने आपको ऊपर से नीचे भेजा है, या मतलब क्या बोलूँ, अभी मार्स से आप सीधे अभी अभी आए हैं और अभी आप तैयारी करना, सीएस का कोर्स ज्वाइन किया, अभी शुरू कर रहे हैं। पिछले 2 महीने क्या किया मेरे भाई? अगर स्विच ही करना था तो 2 महीने पहले स्विच कर सकते थे, और अब कह रहे हैं हम स्विच कर लें। और सर अब बताओ कि दिसंबर 2023 में एग्जाम हो जाएगा, तो भाई ओल्ड में भी हो जाएगा, न्यू में भी हो जाएगा, आपको जिसमें रहना है उसमें रह लो। अगर आप 0/0 पे खड़े हो और पढ़ाई अभी शुरू कर रहे हो, तो आप इधर हो या उधर हो, क्या फर्क पड़ता है? फिर तो टारगेट सिंपल है, 25 अगस्त को तो आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, 25 अगस्त 26 अगस्त, तो मतलब 20 अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है हाथ में, और 20 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है, और 20 अक्टूबर से 20 दिसंबर 2 महीने आपको चाहिए रिवीजन और री रिवीजन के लिए। तो आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो, वरना दिसंबर में एग्जाम नहीं दे पाओगे भाई, और नहीं तो पता चलेगा नवंबर में जाकर तो आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। और अगर नवंबर 15-20 नवंबर को सिलेबस खत्म कर रहे हो, 1 महीना हाथ में रिवीजन के लिए है, तो फिर जून 2024 की तैयारी कर लो, वही बेटर है। और शुरू से ही सोच के चलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में नहीं देना, जून 2024 में देना है, समथिंग लाइक दैट। एंड देन आई से, और अगर रिपीट अटेम्प्ट है तो मैं बता ही चुका हूँ भाई, अगर जिसने जून 2023 में पहला अटेम्प्ट दे दिया और उसको अटेम्प्ट देते ही पता चल गया कि कॉन्फिडेंस है फेल ही होना है, कॉन्फिडेंस है फेल ही होना है, तो पहले अपनी गलतियां ठीक कर लो, और उसके बाद दिसंबर 2023 के हिसाब से रिवीजन कर लो। और रिवीजन सीरीज क्या सर आपकी आएगी? आप रिवीजन के लिए बोल तो रहे हो, लेकिन क्या आपकी रिवीजन सीरीज आएगी यूट्यूब पे? यार मेरी रिवीजन सीरीज ऑलरेडी कंपनी लॉ की फुल टोटल लेंथीएस्ट रिवीजन सीरीज, बिगेस्ट रिवीजन सीरीज ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया इज ऑलरेडी देयर ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से बोलूंगा, सही रास्ते पे चलो, आईसीएसआई मॉड्यूल पढ़ो, डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। जून 2023 एग्जाम में जो कर चुके हो वो मिस्टेक्स रिपीट मत करो। और सबसे पहली चीज, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ, और शॉर्टकट बुक्स वाले नहीं कि सर हमारी शॉर्टकट बुक्स पे ना कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग है, नहीं चलेगा काम। आईसीएसआई मॉड्यूल पे स्ट्रेंथ आनी चाहिए आपकी, आईसीएसआई मॉड्यूल के ऊपर आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स होंगे तो कहूंगा स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो समझो कि आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, आप धोखा दे रहे हो, और आप फिर वो फिसड्डी वाला काम करने वाले हो दिसंबर वाले एग्जाम में। कहने के लिए ऑल ओवर इंडिया 1,50,000 कंपनी स्टूडेंट्स हैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, कहने के लिए एनरोल्ड हैं आईसीएसआई के पास 1,50,000, 1.5 लाख स्टूडेंट्स सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, जो दिसंबर 2023 में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। बट नाउ द पॉइंट इज, मैं ये सोच रहा हूँ कि उसमें से कितने परसेंटेज होगा, 20%, 30%, कितने परसेंटेज होगा? आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज होगा जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है फॉर गिविंग द एग्जाम्स इन दिसंबर 2023? मतलब जो पूरा मॉड्यूल पढ़ने के लिए तैयार है कि हम पढ़ रहे हैं और सर हम फोड़ देंगे पूरा का पूरा बढ़िया से, एग्जाम बहुत तरीके से करेंगे। प्लस इसमें एक चीज और ऐड कर लो, अगर कंपनी लॉ की बात करें तो प्लस बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, पूरा पढ़ने का मौका नहीं भी मिल रहा हो, वैसे तो पूरा पढ़ लो तो बहुत बढ़िया है यार, जैसे मेरे बैचेस में पढ़ाता हूँ, पढ़ने का मौका नहीं भी मिल रहा हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, शेयर कैपिटल, वो तो बेयर एक्ट से जरूर पढ़ने चाहिए, एक एक सेक्शन पढ़ना चाहिए बेयर एक्ट से, ग्रिप में आना चाहिए। आगे जाकर कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, क्या करोगे जिंदगी में और दोबारा मौका मिलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दिस? सो वेल, आई विल से मिशन दिसंबर 2023 के लिए आगे बढ़ रहे हैं भाई, ऑल दी वेरी बेस्ट। आई से फॉर दिसंबर 2023, मैं तो हमेशा बोलता ही रहता हूँ, रिवीजन सीरीज कंपनी लॉ की ऑलरेडी अपलोडेड है, और दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी मैं रिवीजन सीरीज कुछ ना कुछ आपके लिए मटेरियल देता रहूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि कंपनी लॉ के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सबसे लेंदी पेपर है, बिगेस्ट लेंदी पेपर, लीगल पेपर्स की बात करते हैं तो, बट आई विल ऐड ऑन मोर फॉर यू पीपल फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम्स, दैट्स माय प्रॉमिस, दैट्स माय प्रॉमिस। और बस इतना बोलूंगा, ऑल दी वेरी बेस्ट दिल से। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई डिमांड है, तो मुझे बताइए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में डालिए, एंड डिसीजन ले लो यार अपना। बस इतना बोलूंगा, दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा बताता ही रहता हूँ, और हमेशा इस पे ऑन रहता हूँ, 8448804439। आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज हैं वो सब कुछ इस पे डालिएगा, आपको जो पर्सनल एडवाइस चाहिए वो भी इसके ऊपर डालिएगा, वट एवर पर्सनल एडवाइस यू आर वांटिंग, आई एम अवेलेबल। मैं बड़े भाई की तरह जो भी एडवाइस दे सकूंगा वो बिल्कुल दूंगा, एज टीचर नहीं, आप ऐसे समझना, एज बिग ब्रदर आपको एडवाइस दूंगा कि आपकी जिंदगी के लिए सही क्या है। आप उसको कितना फॉलो करते हो, कितना इंप्लीमेंट कर पाते हो, वो आपके ऊपर है। बट माई एडवाइस विल बी, जैसे मेरे घर में मेरा छोटा भाई सीएस कर रहा है या मेरी छोटी बहन सीएस कर रही है, तो उसको जो जेन्युइन एडवाइस मिलनी चाहिए वही एडवाइस दूंगा। आलतू फालतू वो चने के झाड़ पे चढ़ाने का काम या पतंग मतलब ढील देने वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस होगी वही होगी, अदरवाइज गलत मिस गाइडेंस तो यूट्यूब के ऊपर बहुत हो रही है। एंड देन आई विल से, बस इतना बोलूंगा जाते जाते, जब बोल रहा हूँ ऑल दी वेरी बेस्ट, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्माइली, एंड दीपक गजरानी इज साइनिंग ऑफ। स्टे इन टच, 25 अगस्त और उसके बाद भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय माता दी।